वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शुभेंदु रॉय और आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हेरिडिटी, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो हेरिडिटी, जैसा कि आप जानते हैं, हेरिडिटी जिसको हिंदी में हम कहते हैं आनुवंशिकता, ये उस चीज़ का अध्ययन करती है कि कैसे लक्षण जो किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी व्यक्ति या किसी भी जंतु, किसी भी पादप में मौजूद हैं, वो कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफ़र होते हैं। और ये जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी का सबसे पहला जो है प्रूफ, जिसको हम कह सकते हैं, इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मेंडल ने दिया था। मेंडल देने के कारण उनको, मेंडल को बाद में आनुवंशिकी का पिता भी कहा गया, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो मेंडल ने जो है अपने जीवन काल में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जो मेंडल एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे और उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए गार्डन पीस के ऊपर, यानी कि मटर के ऊपर। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करीब 7 साल तक किया और उसमें जो उनको रिज़ल्ट्स मिले, उस रिज़ल्ट्स को उन्होंने एनालाइज़ किया और एनालाइज़ करने के बाद उन्होंने कुछ नियम दिए, जिसको हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। वो नियम क्या है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। पर मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो 1865 में उन्होंने अपने रिज़ल्ट को वहाँ के लोकल जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो वहाँ थी, उस पर वहाँ उन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश किया। वो सोसाइटी का जो भी एनुअल रिपोर्ट निकलता था उसमें उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। और ये रिपोर्ट 1866 में पब्लिश हुआ था और इसका जो टाइटल था वो था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये इस टॉपिक, इस हेडिंग के नाम से या इस कैप्शन के नाम से उनका रिज़ल्ट जो है वो पब्लिश हुआ था। पर यह है कि जब उन्होंने इसको पब्लिश किया तो लोगों ने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया और वो काफ़ी दिन तक ऐसे ही अनअटेंडेड रहा। उस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा कोई उसको लेकर के कोई भी वैज्ञानिक या किसी ने भी ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया। तो उनके एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो बहुत दिन तक ऐसे ही अनअटेंडेड पड़े रहे। पर इसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट करते हुए, आनुवंशिकी के ऊपर प्रयोग करते हुए 3 बॉटनिस्ट थे। एक ह्यूगो डी व्रिस हॉलैंड के, कार्ल कॉरिन्स जर्मनी के और एरिक वान शर्मा ऑस्ट्रिया के। ये तीनों अलग अलग उसी नतीजे पर पहुँचे जिस पर कि मेंडल पहुँचे थे। तो इन्होंने देखा कि जो ये आज जिस नतीजे पर ये पहुँचे हैं रिसर्च के द्वारा, वो रिज़ल्ट तो आज से कई साल पहले मेंडल ऑलरेडी पब्लिश कर चुके थे। तो उन्होंने मेंडल का काम को फिर से दुनिया के सामने लाए और इसलिए उनको जो है मेंडल के काम का, मेंडल का रिसर्च वर्क का रीडिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है। तो अगर पूछता है कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क किसने किया, तो इन तीनों ने किया और 1900 में किया गया। मेंडल, जैसा हम जानते हैं कि मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था मटर के ऊपर, उन्होंने 7 लक्षण को लेकर स्टडी किया था। 7 आनुवंशिक लक्षणों को लेकर उन्होंने अध्ययन किया था। तो वो जो लक्षण है वो ये हैं। एक तो था मटर का जो दाना है उसका शेप, वो राउंड है या रिंकल्ड है। उसका कलर, जो ग्रेन का कलर है वो ग्रीन है, येलो है। जो पॉड यानी कि फली होती है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, इन्फ्लेटेड है। पॉड का कलर कैसा है, फ्लावर का कलर कैसा है, प्लांट का साइज़ कैसा है, वो लंबा है या बौना है, और पोजीशन ऑफ फ्लावर यानी कि उसका जो फ्लावर है वो कहाँ पे लगता है, वो ऊपर में एंड के ऊपर लगता है कि एक्सिस के ऊपर लगता है। ये वो कैरेक्टर्स का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि फ़ोटो में दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे उन्होंने सीड को लेकर के जो स्टडी किया उसमें 2 कैरेक्टर उन्होंने लिया था। सीड का शेप वो गोल था या रिंकल्ड था, सीड का कलर कैसा था, वो येलो था या ग्रीन था, और फ्लावर का कलर कैसा था, पर्पल वाइट, या फ्लावर का पोजीशन, या फिर प्लांट का हाइट टॉल या शॉर्ट, और पॉड का शेप यानी कि फली का आकार कैसा था, वो
कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी सिकुड़ा हुआ था या फ्लैट था, और पॉड का कलर कैसा था। इसमें जो कलर्स, इसमें जो कैरेक्टर्स या गुण जो लेफ्ट में दिखाए गए हैं, ये सारे गुण प्रभावी गुण थे, ये सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे, और ये सारे जो है अप्रभावी गुण थे, रिसेसिव कैरेक्टर्स थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, अपना जो प्रयोग किया था, तो उन्होंने F2 जनरेशन में यानी कि दूसरे जनरेशन में उस प्लांट का टाइप को काउंट किया था कि राउंड कितने हैं, रिंकल कितने हैं, येलो कितना है, ग्रीन कितना है। तो उनको लगभग ये रेशियो में पौधे मिले थे, यानी कि 5474 उनको राउंड सीड मिले थे और 1850 उनको रिंकल्ड सीड मिले थे। तो उसका जब उन्होंने रेशियो निकाला तो ये 2.96:1 आया, लगभग 3:1। इसी तरह से सबका आप देखेंगे तो सब में सारे कैरेक्टर्स का जब उन्होंने अध्ययन किया तो सब में उनको लगभग 3:1 में रेशियो मिला, डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव का। यानी कि जो F2 पॉपुलेशन को उन्होंने देखा तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो लगभग रिसेसिव कैरेक्टर का 3 गुना था। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 2.99:1, 3.15:1, 3.14:1 ऐसा। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि इसको होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर करके बताया जाता है कि 3:1 रेशियो में उनको F2 रेशियो मिला। तो अगर हम अभी भी इस एक्सपेरिमेंट को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को फील्ड में भी करेंगे तो हमको ऐसा नहीं है कि वो 3:1 ही मिलेगा, वो लगभग उसके आसपास मिलता है। तो ये 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने लेके स्टडी किया था। अब इसके बारे में मेंडल का जो स्टडी है, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनमें जाने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे जो इससे संबंधित हैं। एक जैसे पहला टर्मिनोलॉजी मैंने लिया है सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब जो हिंदी में हम कहते हैं स्वनिषेचन। तो सेल्फिंग क्या है? जब एक फ्लावर को फर्टिलाइज किया जाता है बाय पॉलन ऑफ सेम फ्लावर, मतलब उसका जो पॉलन ग्रेन लिया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए वो सेम फ्लावर का होता है, या पॉलन ऑफ ए फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। मतलब जो पॉलन लिया जाता है निषेचन के लिए, जब हम क्रॉस बनाते हैं तो या तो उसी फ्लावर के पॉलन से उसी फ्लावर को हम फर्टिलाइज करते हैं या निषेचन करते हैं, या फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, या उसी पौधे के दूसरे किसी फ्लावर से लेके करते हैं। क्रॉसिंग, जब सेल्फिंग हम बोलते हैं कि उसी फ्लावर के पॉलन से उसी फ्लावर को कर रहे हैं, तो क्रॉसिंग किसको बोलेंगे? जब फ्लावर का हम फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसके लिए हम पॉलन कहाँ से लेते हैं? पॉलन लेते हैं फ्लावर ऑन ए डिफरेंट प्लांट, एक अलग प्लांट से फ्लावर को लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो 2 पेरेंट्स, 2 जनक हम ले रहे हैं, एक का पॉलन लेकर के दूसरे में फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये 2 पेरेंट में कम से कम एक लक्षण का डिफरेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डिफरेंस होना चाहिए। मतलब एक पौधा लंबा है तो दूसरा बौना है, बाकी सारे लक्षण हो सकता है सेम हो। एक का फ्लावर कलर वाइट है तो एक का पर्पल है, तो बाकी लक्षण सेम होना चाहिए। तो कम से कम एक डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम उसको क्रॉस बोलेंगे। अगर दोनों पेरेंट में सारे लक्षण समान हैं, लेकिन दूसरे फ्लावर से लेके एक किसी दूसरे प्लांट का फ्लावर लेके किसी दूसरे प्लांट में निषेचन कर रहे हैं, तो हालांकि वो अलग अलग पौधे हैं, लेकिन चूंकि लक्षण में कोई अंतर नहीं है तो वो सेल्फिंग ही होगा। हाइब्रिड हम किसको बोलेंगे? ऐसा जब हम क्रॉसिंग करते हैं, मतलब 2 अलग अलग जनक में से एक का पॉलन लेकर के दूसरे के फ्लावर को फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो उससे जो पैदा होता है, जो अगली पीढ़ी पैदा होती है, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये डिफरेंस इन 1 लोकस, मतलब कम से कम एक लक्षण में अंतर होना चाहिए, तभी जो ऐसे 2 पेरेंट्स को लेके हम क्रॉस बनाएंगे तो उसको हम क्रॉस बोलेंगे, और उनसे जो पैदा होगा उसको हम हाइब्रिड बोलेंगे। तो इसलिए इसको बोला गया है कि ये प्रोजेनी है। किसका प्रोजेनी, किसकी पीढ़ी है? तो ऐसे क्रॉस की जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं उसमें एटलीस्ट 1 ट्रेट में डिफरेंस है, जिसमें एटलीस्ट एक लक्षण में डिफरेंस है। तो इसको F1 भी बोला जाता है। F1 जो आता है वो फर्स्ट फिलियल जनरेशन के लिए आता है। तो फर्स्ट फिलियल के लिए F और फर्स्ट के लिए 1। अगला जो टर्म है वो है एलील।
एलील है डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन का मतलब ये है कि जैसे एक कोई लक्षण है, उसके लिए ऐसा माना गया था कि मेंडल ने ऐसा माना था कि कोई एक लक्षण है उसके लिए एक जीन जिम्मेदार है। जैसे लंबाई के लिए एक जीन है, लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। तो उसके अलग अलग फॉर्म क्या है, एक टॉल है, एक ड्वार्फ है। ऐसे ही फ्लावर कलर के लिए एक जीन है, लेकिन उसके ऑल्टरनेट फॉर्म है, एक पर्पल है तो एक वाइट है। तो ये जो ऑल्टरनेट फॉर्म एक जीन के होते हैं उसको हम एलील कहते हैं। फिनोटाइप मतलब किसी का बाहरी रूप। तो द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रेट, कोई भी लक्षण बाहर कैसा दिख रहा है, फिजिकली मतलब बाहर से वो कैसा दिख रहा है, तो उसको हम उसका फिनोटाइप बोलेंगे। जैसे कोई फ्लावर का जीन है, फ्लावर कलर का जीन है, अगर वाइट कलर का जीन है, उसका फ्लावर वाइट दिख रहा है तो वो उसका फिनोटाइप है। उसका कलर सफ़ेद कलर का फूल, वो फिनोटाइप है। लंबा पौधा, तो लंबा पौधा जो है उसका फिनोटाइप है, बाहर से जैसा वो दिख रहा है। और जीनोटाइप हम बोलते हैं कि द जेनेटिक मेकअप और कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स प्रेजेंट इन इंडिविजुअल, मतलब उसके अंदर जीन कौन कौन से मौजूद हैं, उसका जेनेटिक मेकअप यानी कि उसके कोशिका में, उसके केंद्रक में जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें कौन कौन से जीन मौजूद हैं, उसको हम उसका जीनोटाइप बोलते हैं। तो फिनोटाइप जो है वो बाहरी रूप हो गया, और जीनोटाइप जो है उसके अंदर जीन कौन से मौजूद हैं उसको हम जीनोटाइप बोलेंगे। मेंडल ने कई टाइप के क्रॉस बनाए, जिसमें एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम किसको बोलेंगे, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें कि बोथ पेरेंट्स आर डिफरेंट, जो दोनों पेरेंट लिए गए हैं डिफरेंट फॉर सिंगल ट्रेट, मतलब जिन दोनों पेरेंट जो क्रॉस में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनको क्रॉस बनाने के लिए लिया गया है, उनमें एक लक्षण का अंतर है, तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो पेरेंट्स को जब हम लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि एक ही लक्षण में अंतर हो, बाकी और भी लक्षण में अंतर हो सकते हैं। लेकिन जब हम स्टडी कर रहे हैं, जब हम उसको रिसर्च कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो अगर मैं एक ही क्रॉस को देख रहा हूँ, एक ही कैरेक्टर को देख रहा हूँ, बाकी कैरेक्टर को इग्नोर करके छोड़ दिया हूँ, उस एक्सपेरिमेंट में, उस क्रॉस में मैं एक ही लक्षण को लेके आगे बढ़ रहा हूँ, तो वो भी मेरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है। मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस है जिसमें हम एक लक्षण का अध्ययन कर रहे हैं। इसी तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस है, हम उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसमें कि दोनों पेरेंट्स जो है उसमें कम से कम दो लक्षण का डिफरेंस होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि जिसमें जो पेरेंट्स हैं उनमें जो लक्षण होंगे उसमें कम से कम दो लक्षण के डिफरेंस होंगे। मतलब एक पौधा अगर लंबा है, साथ में पीले कलर का उसमें दाना लगता है, तो दूसरा जो है जिसमें बौना है और हरे कलर का लगता है, तो दो लक्षण में डिफरेंस है। तो ऐसे पेरेंट्स को लेकर जब हम क्रॉस बनाएंगे तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। एक है ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन, मेंडल ने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उसमें उन्होंने जो पौधों का इस्तेमाल किया क्रॉस बनाने के लिए, वो शुद्ध, उनके लिए उन्होंने शुद्ध वर्ड का इस्तेमाल किया कि शुद्ध लंबे अशुद्ध बौने, मतलब वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन थे। ट्रू ब्रीडिंग लाइन हम किसको बोलेंगे, वो ऐसा पॉपुलेशन है जिसमें पेरेंट यानी जनक और उनके जो ऑफस्प्रिंग या उनकी संतति जो है, कई जनरेशन तक अगर हम उसको देखते रहें तो वो सेम फिनोटाइप देते हैं। मतलब पेरेंट्स का और उनकी संतति का जो फिनोटाइप है वो फिनोटाइप सेम बना रहता है। अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी उनका अध्ययन करते रहें तो मतलब ये तभी हो सकता है जब उनका जो जीनोटाइप है, उसमें जो जीन्स मौजूद हैं वो एक ही जीन मौजूद हैं और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब उसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी स्वनिषेचन या सेल्फिंग करते जाते हैं तो हमको हर जनरेशन में वही मिलता है। मतलब अगर मैं मेंडल के हिसाब से देखूं तो उन्होंने जैसे टॉल पौधा लिया, उसका अगली पीढ़ी जो है वो भी टॉल है, उसमें अगली पीढ़ी जो भी वो भी टॉल है, तो हर पीढ़ी में वो टॉल ही आता जाएगा, कभी भी इसमें कोई दूसरा ड्वार्फ नहीं मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे शुद्ध टाइप या ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। उसके बाद एक वर्ड आता है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम जैसा कि हम दूसरे लेक्चर में देखे हैं कि जो कोशिकाओं में क्रोमोसोम होते हैं वो जोड़े में मौजूद होते हैं। जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, मतलब 23 जोड़े हैं, वो एक जोड़े के जो 2 क्रोमोसोम हैं उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये क्या है, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिनका कि
अप्रोक्सीमेटली सेम लेंथ, उनका सेंट्रोमियर का पोजीशन और उनका स्टेनिंग पैटर्न, उसमें अगर हम स्टेन डालते हैं जीन के लिए तो सेम होता है। और उसमें एक होमोलोगस क्रोमोसोम इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर और एक फ्रॉम द मदर। तो इसमें हम जो होमोलोगस क्रोमोसोम के दो जोड़े होते हैं उसमें एक एक्चुअली पेरेंट्स एक मदर से आता है और एक फादर से आता है, और उनमें सारी चीज़ें लगभग सेम होती हैं, यानी कि उनमें जो उनकी हाइट, उनका लेंथ, उनका सेंट्रोमियर का पोजीशन और उसमें जो जो जीन मौजूद हैं वो सब लगभग समान होते हैं। मेंडल ने कुछ क्रॉसेस बनाए जिसमें कई टाइप के क्रॉस थे। जैसे एक क्रॉस है बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस हम किसको बोलते हैं? जो हाइब्रिड यानी कि दो पेरेंट को क्रॉस करके जो हमको मिलता है F1, उस F1 से किसी भी पेरेंट का अगर हम क्रॉस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दो पेरेंट है, पेरेंट 1 और पेरेंट 2, इनको जब मैं क्रॉस किया तो इससे जो प्रोजेनी मिली, जो इससे नेक्स्ट जनरेशन मिला, जिसको हम F1 बोलते हैं। तो F1 का क्रॉस अगर पहले पेरेंट के साथ करते हैं या F1 का दूसरे पेरेंट के साथ करते हैं, दोनों ही क्रॉस को हम बैक क्रॉस बोलेंगे। टेस्ट क्रॉस जो है एक टाइप का बैक क्रॉस है, जिसमें कि F1 का जो क्रॉस कराया जाता है वो रेसेसिव पेरेंट के साथ कराया जाता है, यानी कि वो पेरेंट जिसमें कि अप्रभावी लक्षण मौजूद हैं। अगर मेंडल का एक्सपेरिमेंट का हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक क्रॉस अगर ऐसा मैं लेता हूँ कि एक उन्होंने टॉल प्लांट को ड्वार्फ के साथ क्रॉस किया, जिसमें टॉल कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है और ड्वार्फ रेसेसिव है, तो जो F1 मिला टॉल और ड्वार्फ, तो F1 जो मिला उसको अगर मैं इस पेरेंट के साथ क्रॉस करता हूँ तो उस क्रॉस को मैं बोलूँगा टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस जो है वो एक टाइप का बैक क्रॉस है। तो बोलते हैं ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉसेस बट ऑल बैक क्रॉसेस आर नॉट टेस्ट क्रॉसेस। सारे टेस्ट क्रॉस जो है वो बैक क्रॉस होते हैं, लेकिन सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते हैं, क्योंकि इसके साथ अगर मैं क्रॉस कराऊंगा तो ये भी बैक क्रॉस होगा पर वो टेस्ट क्रॉस नहीं होगा। होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस या होमोजाइगोसिटी, ये वर्ड कब इस्तेमाल किया जाता है? जब सेम एलील, मतलब सेम एलील, वही एलील ऑफ द जीन आर प्रेजेंट ऑन बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसा कि हम जानते हैं क्रोमोसोम जोड़े में रहते हैं, तो किसी का अगर मैं केंद्रक देख रहा हूँ उसमें ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा है, और अगर इसमें टॉलनेस का जीन मौजूद है और इसमें भी टॉलनेस का जीन मौजूद है, यानी कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम एलील मौजूद है। अगर टॉलनेस जो है वो कैरेक्टर है, उसके दो अल्टरनेट फॉर्म हो गए, एक लंबा एक नाटा, टॉल और ड्वार्फ। तो दोनों में अगर टॉलनेस वाला ही एलील मौजूद है तो ऐसा कंडीशन को हम होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे। ठीक इसके विपरीत हेट्रोजाइगस, जब डिफरेंट एलील मौजूद होगा, यानी कि मान लीजिए एक क्रोमोसोम पे टॉलनेस का जीन मौजूद है और दूसरे में जो मौजूद है वो ड्वार्फनेस के लिए है, तो ऐसा कंडीशन अगर है तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन। डोमिनेंट कैरेक्टर, हम उस कैरेक्टर को बोलते हैं जो कि एक्सप्रेस्ड इन ए पर्सन हु हैज़ ओनली वन कॉपी ऑफ दैट जीन, दैट इज कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। मतलब इस कंडीशन में जो दो अल्टरनेट फॉर्म एक साथ में है, तो मान लीजिए ये टॉलनेस है और ये ड्वार्फनेस है और ये कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, यानी कि पौधा जो है टॉल दिख रहा है, तो उस कैरेक्टर को हम बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी कि उस केस में टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। मतलब एक ही कॉपी जीन है फिर भी वो लक्षण एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब दूसरे के ऊपर ये प्रभावी है, इसके लक्षण को ये प्रकट नहीं होने दे रहा है, ये लक्षण प्रकट हो रहा है। तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। और इसके विपरीत रेसेसिव कैरेक्टर हम किसको बोलेंगे? जिसमें दोनों जगह पर ये जीन मौजूद होगा तभी वो एक्सप्रेस होगा। मतलब यहाँ पर ड्वार्फनेस का जीन है और यहाँ पर भी ड्वार्फनेस का जीन है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे वही जीन है, तब कैरेक्टर दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे रेसेसिव कैरेक्टर, यानी कि ये जब एक कॉपी में रहता है, सिर्फ अगर एक कॉपी है और यहाँ पे जो दूसरा वाला मौजूद है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये रेसेसिव है। और जब तक इसका दोनों कॉपी नहीं आएगा तब तक ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कैरेक्टर जो है वो रेसेसिव कैरेक्टर्स होता है।
अब हम एक क्रॉस को देखते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब ये हाइब्रिड है, मतलब जो दोनों पेरेंट लिए हैं उन दोनों पेरेंट में डिफरेंस है कम से कम एक लक्षण में, एक लक्षण लेके कर रहे हैं, इसलिए ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो यहाँ हम दो पेरेंट लिए हैं, पेरेंट 1 और पेरेंट 2, जिसका फिनोटाइप जो है एक टॉल है, दूसरा ड्वार्फ है। मतलब इसमें जो हाइट का जीन है उसमें डिफरेंस है, एक टॉल और ड्वार्फ है। इनका जीनोटाइप मतलब जीन कौन से मौजूद है, तो चूँकि मेंडल ने शुद्ध किस्म के पौधे लेकर किए थे, तो मतलब ये जो टॉल है ये शुद्ध लंबा होगा, यानी कि इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इस दोनों क्रोमोसोम पे टॉलनेस का जीन मौजूद होगा और इसमें दोनों क्रोमोसोम पे ड्वार्फनेस का जीन मौजूद होगा। अब इनमें जब गैमेट बनेगा, जैसा कि हम जानते हैं कि जब गैमेट कब बनता है या मियोसिस जब होता है, जो कोशिकाएं प्रजनन में भाग लेती हैं उनमें गैमेट फॉर्मेशन या युग्मक बनता है। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, तो 2 क्रोमोसोम है तो 1 हो जाएगा। तो जो गैमेट बनेगा तो एक्चुअली गैमेट फॉर्मेशन होगा जब एक कोशिका में मियोसिस होती है तो 4 कोशिकाएं बनती है। चूँकि दोनों क्रोमोसोम पे कैपिटल टी ही है तो ये सब इसी टाइप के बनेंगे, सारे गैमेट ऐसे ही बनेंगे। तो इतने सारे नहीं दिखा करके एक ही दिखाया जाता है, एक्सपेरिमेंट में जब दिखाया जाता है तो एक ही दिखाया जाता है। तो इस तरीके से इसमें जो गैमेट बनेगा उसमें कैपिटल टी होगा, इसमें जो गैमेट बनेगा उसमें ड्वार्फनेस का जीन होगा। जब इसको मेंडल ने क्रॉस किया, इन दोनों को जब क्रॉस बनाया तो इससे इसका जब निषेचन किया तो देखा गया जो पहली पीढ़ी आ रही है या जो F1 आ रही है उसमें सारे लंबे पौधे आ रहे हैं, यानी कि सारे टॉल है। मतलब लंबे और बोनों को जब क्रॉस बनाया गया तो पहली पीढ़ी में सारे उनको टॉल मिले। इसका मतलब ये वाला लक्षण जो है वो उस पीढ़ी में गायब हो गया, वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ लंबेपन वाला पौधा दिख रहा है। तो इन्होंने इसको समझने के लिए कि इसके अंदर क्या है, इसका जीनोटाइप क्या है, इसको इन्होंने सेल्फिंग किया। सेल्फिंग किया मतलब इसी से इसी पौधे से इसी पौधे से एक दूसरा इसी तरह के पौधे का क्रॉस किया। तो दोनों का जीनोटाइप या दोनों में जो जीन मौजूद हैं वो सेम होंगे। तो इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो इसमें जो गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे, जब गैमेट मतलब इसमें इस तरह का कंडीशन है, एक में कैपिटल टी मौजूद है, एक में स्मॉल टी मौजूद है होमोलोगस क्रोमोसोम में। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये सेपरेट हो जाएंगे। तो एक ये गैमेट बनेगा जिसमें एक में कैपिटल टी आएगा, एक में स्मॉल टी आएगा, और इसमें भी जो गैमेट बनेंगे उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी आएंगे। जो F2 होगा यानी कि अगली पीढ़ी होगी जब हम क्रॉस बनाएंगे, तो अगर ये वाला जो है अंडे को ये वाला पराग निषेचित करता है तो ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ आएगा तो ये मिलेगा। अगर इस वाले अंडे को ये वाला परागकण निषेचित करता है तो ये वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसी तरह से ये मिलेगा और ये मिलेगा। इसमें अगर हम देखें तो चूँकि यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम ऐसे आए हैं जिसमें दोनों में ही लंबाई वाला जीन मौजूद है, तो ये वाला जो पौधा होगा वो लंबा होगा। इसी तरह से यहाँ पे जो दोनों क्रोमोसोम आए हैं एक साथ में, दोनों में ही ड्वार्फनेस का जीन मौजूद है, तो ये वाला जो है वो ड्वार्फ होगा। और ये कैसा कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम पे सेम जीन मौजूद है, मतलब सेम एलील मौजूद है। इसमें भी दोनों क्रोमोसोम पे सेम एलील मौजूद है, तो ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। ये जो दोनों हैं इसमें अलग अलग क्रोमोसोम पे अलग अलग एलील मौजूद है, मतलब जीन के 2 अल्टरनेट फॉर्म्स है वो अलग अलग हैं। एक क्रोमोसोम पे लंबे वाला है, एक में ड्वार्फ है, एक में ड्वार्फ है, एक में लंबा है। लेकिन चूंकि ये प्रभावी है इसके ऊपर तो इसका एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो ये दोनों भी जो है वो टॉल होंगे। पर ये वाला जो है वो शुद्ध लंबा होगा, प्योर टॉल होगा। ये प्योर ड्वार्फ है, ये प्योर नहीं है, पर इसमें चूँकि टॉलनेस का जीन मौजूद है तो उसको दबा रहा है, उसके एक्सप्रेशन को दबा रहा है, उसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है अपना, तो ये दोनों भी टॉल होगा। तो अगर हम फिनोटिपिक क्लास को देखें कि फिनोटाइप बाहरी रूप से देखने में कितने प्रकार के पौधे मिलेंगे, तो ये 1 लंबा, 2 लंबा, 3 लंबा, 3 लंबा पौधा मिलेगा और 1 नाटा पौधा मिलेगा, बौना पौधा। तो फिनोटिपिक रेशियो जो है वो आएगा 3:1। तो हमारा फिनोटिपिक रेशियो जो है वो आएगा 3:1। और अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, यानी कि कितने तरह के जीनोटाइप मिल रहे हैं, तो एक जीनोटाइप ये मिलेगा जिसमें दोनों कैपिटल टी हैं, एक ये मिलेगा जिसमें दोनों स्मॉल टी हैं, और एक ये मिलेगा जहाँ पे एक कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो ये एक, इस तरह के 2 और इस तरह के 1।
तो 1:2:1, तो जीनोटिपिक रेशियो जो है 1:2:1 मिलेगा और फिनोटिपिक रेशियो जो है 3:1 मिलेगा। तो मेंडल ने अपने सारे लक्षणों के साथ ये प्रयोग किया और सब में उनको लगभग यही रिजल्ट मिले। तो मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाले, मतलब दो पेरेंट्स जो लिए थे जिसमें एक लक्षण का डिफरेंस था, तो उसके आधार पर उन्होंने कुछ नियम दिए। तो पहले हम उन नियम को देखेंगे। उन्होंने पहला जो नियम उन्होंने जिक्र किया था जो था यूनिट फैक्टर्स इन पेयर्स या लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स। उनका ये कहना था कि जो पौधे हैं उसमें जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले फैक्टर हैं जो कि बाद में जिनको हम जीन कहते हैं, उस टाइम मेंडल ने फैक्टर बोला था। तो लंबेपन के लिए जो फैक्टर है, एक लंबापन के लिए एक नाटेपन के लिए ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम कैरेक्टर, वो फैक्टर जो है वो पेयर्स में रहते हैं। और हर एक लक्षण के लिए एक फैक्टर जिम्मेदार है, यानी कि एक लक्षण के लिए एक कैरेक्टर के लिए एक जीन है, लंबेपन के लिए एक जीन है, नाटेपन के लिए एक जीन है, जो सेम कैरेक्टर के ऑल्टरनेट फॉर्म है, जिसको एलील कहना ज़्यादा सही है। तो उन्होंने पहला चीज़ बोला, जो फैक्टर होते हैं या जो जीन होते हैं जो लक्षण को कंट्रोल करते हैं वो पेयर्स में रहते हैं। तो जेनेटिक कैरेक्टर, कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर है वो कंट्रोल होता है यूनिट फैक्टर्स के द्वारा। यूनिट फैक्टर्स मतलब वन जीन, यूनिट मतलब वन, फैक्टर जिसको बाद में जीन कहा गया, उस समय फैक्टर शब्द का इस्तेमाल मेंडल ने किया था। तो मतलब एक लक्षण जो है वो एक जीन से कंट्रोल होता है। तो इस लॉ का मतलब यही है, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स मतलब एक जीन, एक फैक्टर, एक कैरेक्टर एक जीन से कंट्रोल होता है। दूसरा उन्होंने बात किया डोमिनेंस या रेसिसिवनेस के बारे में, जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला गया। मतलब कि ये जो दो ऑल्टरनेट फॉर्म है, एक ही कैरेक्टर के जो ऑल्टरनेट फॉर्म है, लंबा और बौना या पीला या हरा या पर्पल या सफ़ेद, जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो उसमें से एक प्रकट होता है और एक प्रकट नहीं होता है। तो जो लक्षण प्रकट होता है उसको उन्होंने बोला डोमिनेंस या डोमिनेंट, और दूसरा जो प्रकट नहीं होता है उसको बोला उन्होंने रेसेसिव कैरेक्टर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि जब ऐसे दो पेरेंट्स को लेके क्रॉस किया जाता है जिसमें अलग अलग फॉर्म ऑफ जीन मौजूद है या फैक्टर मौजूद है, एक लंबा एक बौना या एक पीला एक हरा, तो जब हम उसको क्रॉस बनाते हैं तो दोनों के लक्षण अपने तरफ से आते हैं उस पीढ़ी में F1 में, और उसमें एक अपने आप को प्रकट करता है, एक नहीं करता है। जो प्रकट करता है वो डोमिनेंट है। तो जब टू अनलाइक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब दोनों पेरेंट्स है उसमें अंतर है, जिसमें कि एक एक कैरेक्टर मौजूद है, उसको जब एक सिंगल इंडिविजुअल में लाया गया है क्रॉस के द्वारा, तो एक फैक्टर, वन यूनिट फैक्टर यानी कि एक जीन जो है वो डोमिनेंट होता है और दूसरा जो है वो रेसेसिव होता है। जो डोमिनेंट होता है मतलब जो प्रकट होता है। और तीसरा उन्होंने जो बात किया वो है सेग्रीगेशन का, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं। इसको हिंदी में पृथक्करण का नियम बोलते हैं, या इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला जाता है। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या गैमेट की शुद्धता का नियम भी बोला जाता है। इसमें ये उन्होंने बोला है कि जब हम क्रॉस बनाते हैं दो अलग अलग पेरेंट्स को लेकर के, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा क्रॉस बनाएं, एक शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, तो पहली जो पीढ़ी है F1, इसमें दोनों तरफ से एक एक जीन आएगा। तो ये F1 जो है वो इस तरह का बनेगा, जो में हमारा F1 होगा इस तरह का बनेगा। जब इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा, जब इसमें युग्मक बनेंगे, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये अलग हो जाएंगे, यानी कि दोनों लक्षण जो है, दोनों जीन या दोनों एलील जो है वो अलग हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे। तो इसमें जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, एक में ये जाएगा और एक में ये जाएगा, तो कैपिटल T और स्मॉल t ये अलग अलग हो जाएंगे। तो गैमेट फॉर्मेशन जब होता है तो वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला जाता है या लॉ ऑफ पृथक्करण बोला जाता है। इसमें शुद्धता या प्योरिटी वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि जब ये दोनों अलग अलग पेरेंट्स से आ रहे हैं और एक साथ आ रहे हैं, उस समय सिर्फ ये प्रकट हो रहा है क्योंकि ये डोमिनेंट है, टॉलनेस प्रकट हो रहा है, रेसेसिवनेस प्रकट नहीं हो रहा है। लेकिन जो रेसेसिव कैरेक्टर इसमें मौजूद है उसकी प्योरिटी पर, उसकी शुद्धता पर कोई असर नहीं पड़ता, या ये इस पर कोई चेंज नहीं लाता है, या ये इस लक्षण का जो जीन है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं लाता है। और जब ये सेपरेट होते हैं तो जो सेपरेट होते हैं वो बिल्कुल अपने ट्रू कैरेक्टर्स फिर से शो करते हैं।
तो इसलिए इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या शुद्धता का नियम भी बोला गया है। अब हम कुछ फॉर्मूला देखेंगे जो इस मेंडल के इससे संबंधित है। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन पेयर, मतलब जैसा कि हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर बनाएं तो पेरेंट्स में जो है, पेरेंट्स में दोनों क्रोमोसोम पे सेम जीन मौजूद है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। जो F1 बना है उसमें दोनों अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम के जो जोड़े हैं उसमें अलग अलग एलील आ गए हैं, एक में कैपिटल T आ गया है, एक में स्मॉल t आ गया है, तो ये कंडीशन जो है हेट्रोजाइगस है। मतलब ये जो कंडीशन है इसको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन पेयर्स एक इंडिविजुअल में कितने हैं, अगर एक उसकी संख्या को n से अगर हम दिखाएं कि हेट्रोजाइगस जीन पेयर की संख्या, यहाँ पर जैसे एक जोड़े हैं हेट्रोजाइगस, तो n उसको अगर हम n बोले, यहाँ की मतलब यहाँ पर n इक्वल टू हो जाएगा 1, एक ही जोड़ा लिए हैं हम, तो n इक्वल टू 1। तो कितने तरह के गैमेट उसमें फॉर्मेशन हो गए, मतलब इसको जब मैं सेल्फिंग करूंगा तो कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, उसका जो फॉर्मूला है वो 2 टू दी पावर n होता है। तो यानी कि यहाँ पर अगर इस केस को मैं लूँगा तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 2 टू दी पावर n यानी कि 2 टू दी पावर 1, यहाँ एक ही है तो 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं जब ये गैमेट बनता है तो एक कैपिटल T और एक स्मॉल t, तो ये 2 प्रकार का गैमेट बनता है, तो 2 टू दी पावर n से निकालते हैं। नंबर ऑफ फिनोटिपिक क्लास, जब इसका हम सेल्फिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा आता है, F2 हमारा ऐसा आता है। तो अगर फिनोटिपिक क्लास की बात करें यानी कि फिनोटाइप की तरफ से, तो हम देखते हैं कि ये जो है ये टॉल आते हैं, मतलब 3 टॉल आता है और एक जो है वो ड्वार्फ आता है। तो फिनोटिपिक क्लास भी हम निकाल सकते हैं 2 टू दी पावर n फार्मूला से, तो 2 टू दी पावर 1 तो 2, तो 2 तरह के फिनोटाइप्स हमको F2 में मिलेंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ जीनोटिपिक क्लास, मतलब कितने तरह के जीनोटाइप मिलेंगे, वो 3 टू दी पावर n से निकाला जाता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, एक ही हेट्रोजाइगस कंडीशन है, 3 टू दी पावर 1 यानी कि 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक जीनोटाइप ये हुआ, एक जीनोटाइप ये हुआ और एक जीनोटाइप ये हुआ, तो इस 3 प्रकार के जीनोटाइप हमको F2 में मिलेंगे। और परफेक्ट पॉपुलेशन साइज, इसको 4 टू दी पावर n से निकाला जाता है। परफेक्ट पॉपुलेशन साइज़ का मतलब क्या है, परफेक्ट पॉपुलेशन साइज़ का मतलब है जब हम क्रॉस बना रहे हैं तो जो F2 पॉपुलेशन मेरा आ रहा है, F2 जो आ रहा है उसमें मैं कम से कम कितने पौधों को देखूं या कम से कम कितने इंडिविजुअल का स्टडी करूं जिसमें मुझे हर एक प्रकार का जीनोटाइप कम से कम एक मिले, मतलब कोई छूट नहीं जाए। तो यहाँ पर हम जीनोटाइप देखते हैं कि एक ये इस तरह का जीनोटाइप आता है, एक इस तरह का आता है और एक इस तरह का आता है। तो मैं पॉपुलेशन को जब स्टडी कर रहा हूं तो कम से कम मैं कितने पॉपुलेशन को लूँ जिसमें इस तरह का भी कम से कम एक आ जाए, इस तरह का भी कम से कम एक आ जाए, इस तरह का भी कम से कम एक आ जाए। तो कितना पॉपुलेशन को मैं कम से कम देखूंगा जिसमें कि हर तरह का जीनोटाइप कम से कम एक आ जाए, उसको हम 4 टू दी पावर n से निकाल सकते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक पुनेट स्क्वायर बनाता हूँ। जब इसका क्रॉस हम इस तरह से बॉक्स में बनाते हैं तो इस तरह का बनता है। तो यहाँ पर जो F2 पॉपुलेशन आया है इस तरह का ये जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1 और फिनोटाइप जो है ये 3 और ये 1। अगर मैं मान लीजिए 3 ही पौधे लेता हूँ, इसके हिसाब से ये बोल रहा है कि 4 पौधे कम से कम लेने पड़ेंगे। अगर मैं 3 को लेता हूँ तो हो सकता है मेरा ये छूट जाए, जो शुद्ध वाला है वो छूट जाए, क्योंकि ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है। बाहर से देख के तो हमको समझ में नहीं आएगा कि वो उसके अंदर होमोजाइगस कंडीशन है या हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ड्वार्फ मुझे अलग से दिख रहा है तो ड्वार्फ को तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन जो टॉल है उसमें से होमोजाइगस कौन सा है, हेट्रोजाइगस कौन सा है, यानी कि शुद्ध लंबा कौन सा है और संकर लंबा कौन सा है, वो अगर मैं 3 पौधा लेता हूँ तो हो सकता है ये छूट जाए।
तो इस तरह से एक छूट जा सकता है। इसलिए बोला गया है कि मिनिमम पॉपुलेशन आप कितना लेंगे जिसमें कि आपको हर तरह का जीनोटाइप एक एक आ जाए, कम से कम, एक से ज़्यादा भी आ सकता है पर कम से कम एक आ जाए, उसके लिए फॉर्मूला है 4n, जहाँ पर ये हर जगह पे जो n का इस्तेमाल हुआ है वो ये n ये है कि नंबर ऑफ़ हेट्रोजाइगस लोसाई कितना है, मतलब हेट्रोजाइगस जीन पेयर्स कितना है। तो यहाँ पे हम एक ही जोड़े जीन को लेके, एलील को लेके बात कर रहे हैं जहाँ पर वो हेट्रोजाइगस है। तो अगर यहाँ पर एक ही जोड़ा है कैपिटल T स्मॉल t, तो वहाँ पे n = 1 होगा। तो वहाँ पे इस तरह से टाइप्स ऑफ गैमेट्स, कितने तरह के गैमेट बनेंगे तो 2 होगा। कितना फिनोटाइप क्लास मिलेगा, यानी कि लंबा और बौना 2 टाइप का क्लास मिलेगा। कितने तरह के जीनोटाइप मिलेंगे तो 3 तरह के जीनोटाइप मिलेंगे। तो एक ये जीनोटाइप, एक ये जीनोटाइप, एक ये जीनोटाइप। और कितने F2 पॉपुलेशन कम से कम देखने पड़ेंगे, वो है 4, तो 4n। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमारा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस लोकस बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होगा। मान लीजिए मैं एक ऐसा इंडिविजुअल लेता हूँ जिसमें 2 जीन पेयर में डिफरेंस है, मतलब कैपिटल T स्मॉल t, और मान लीजिए एक राउंड और रिंकल, मतलब ये लंबा और बौना और राउंड और रिंकल, राउंड सीड और रिंकल सीड ऐसा है। तो यहाँ पर जो हेट्रोजाइगस जीन पेयर्स है, मतलब हेट्रोजाइगस जीन पेयर जहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी है वो 2 है, एक ये और एक ये। तो यहाँ n बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमको टाइप्स ऑफ गैमेट्स कितने मिलेंगे, 2n, यानी कि 2 पर पावर 2, यानी कि 4 प्रकार के गैमेट मिलेंगे। यहाँ पर फिनोटिपिक क्लास F2 में क्या आएगा, तो 2n, यानी कि 2 पर पावर 2, यानी कि 4 प्रकार के अलग अलग फिनोटाइप्स F2 में मिलेंगे। जीनोटाइप कितने मिलेंगे, तो 3 हो जाएगा, तो 9 तरह के जीनोटाइप मिलेंगे। और मिनिमम पॉपुलेशन साइज़ क्या देखना पड़ेगा, तो कम से कम 16 इंडिविजुअल देखने पड़ेंगे जिसमें कि हर एक तरह का एक इंडिविजुअल आ जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर मान लीजिए यहाँ पे और मैं हेट्रोजाइगस जीन पेयर्स को बढ़ाता हूँ, अब हमारे पास जीन पेयर्स जो है वो 4 हो गए, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल G स्मॉल g और कैपिटल Y। अब यहाँ पे जीन पेयर्स या जो नंबर ऑफ़ एलील्स हैं वो 4 हो गए हैं यहाँ पे जीन पेयर्स। तो अब अगर हम यहाँ पे निकालते हैं कि टाइप ऑफ गैमेट्स कितना मिलेगा, तो यहाँ अगर हम 2 लेते हैं तो ये गलत होगा। गलत इसलिए होगा कि यहाँ सिर्फ हेट्रोजाइगस जीन पेयर के बारे में बात किया है। तो हेट्रोजाइगस ये है और ये है, ये हेट्रोजाइगस नहीं है क्योंकि ये होमोजाइगस है। दोनों क्रोमोसोम पे सेम एलील मौजूद है, कैपिटल Y। तो ये हेट्रोजाइगस नहीं है। हालांकि जीन पेयर 4 हैं लेकिन हेट्रोजाइगस जीन पेयर 3 ही हैं। तो यहाँ पर हमको 2 की जगह 2 लेना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 तरह के गैमेट मिलेंगे, 8 अलग अलग टाइप के गैमेट यहाँ पे मिलेंगे। तो ये एक कन्फ्यूज़न कभी कभी होता है, लोग ये 4 है तो देख करके 4 ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। जितना हेट्रोजाइगस जीन पेयर है उतना का ही ले करके हमको नंबर ऑफ़ गैमेट्स जो है वो बनाना है। और यहाँ पर तो ये फार्मूला आपको मैंने इसलिए बताया कि अगला क्रॉस हम जो देखेंगे वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसमें मतलब मोर देन 1 जीन पेयर है, मतलब जो 2 पेरेंट में डिफरेंस है वो 2 जीन का डिफरेंस है, 2 अलग अलग जीन कैरेक्टर को लेके किया गया है। और वहाँ पर उसको लिखने का भी एक, क्रॉस बनाने का भी एक तरीका हम देखेंगे जिसको कि फोर्क लाइन मेथड बोलते हैं, उसको हम देखेंगे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने ऐसा एक्सपेरिमेंट भी लगाया, सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके वो रुके नहीं रहे, उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट भी लगाया जहां उन्होंने 2 लक्षण को साइमल्टेनियसली स्टडी किया, 2 कैरेक्टर्स, 2 लक्षण को एक साथ स्टडी किया। तो ऐसा क्रॉस जिसमें कि जो 2 पेरेंट हैं उसमें जो कैरेक्टर्स का डिफरेंस है वो 2 कैरेक्टर का डिफरेंस है, ऐसे पेरेंट्स का जो क्रॉस बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड इसलिए कि दोनों पेरेंट्स में डिफरेंस है, इसलिए उसका जो प्रोजेनी है वो हाइब्रिड होगा।
और डाई इसलिए क्योंकि जो डिफरेंस है वो 2 जीन का डिफरेंस है, तो 2 जीन का डिफरेंस है, ऐसा क्रॉस बना रहे हैं, उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं या 2 फैक्टर क्रॉस भी बोलते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग कैरेक्टर है तो 2 जीन है, तो इसलिए फैक्टर, मेंडल ने फैक्टर वर्ड इस्तेमाल किया था, तो 2 फैक्टर क्रॉस भी उसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया, अब जैसे 7 कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया था, तो उसमें कोई भी 2 कैरेक्टर को एक साथ लेके वो क्रॉस बना सकते थे। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया, रिंकल्ड और ग्रीन, मतलब जो सीड का कलर है वो ग्रीन है और सीड का जो शेप है वो रिंकल्ड है, सिकुड़ा हुआ है, और उसके साथ उन्हें राउंड और येलो सीड को लिया। तो ये एक कैरेक्टर हुआ राउंड और रिंकल्ड, ये एक लक्षण हुआ, यानी कि सीड का आकार कैसा है, तो उसके 2 अल्टरनेट फॉर्म हुए, राउंड और रिंकल। दूसरा कैरेक्टर क्या हुआ, कलर, तो एक का ग्रीन है एक का येलो है, लक्षण क्या है, कलर ऑफ सीड, और उसके 2 अलग अलग अल्टरनेट फॉर्म या एलील्स क्या है, एक है ग्रीन एक है येलो। तो इसके साथ उन्होंने क्रॉस किया और उन्होंने F1 को स्टडी किया और फिर F1 को, फिर उन्होंने F2 को भी स्टडी किया। तो जब उन्होंने F1 को स्टडी किया, उन्होंने F1 में देखा कि सारे राउंड और येलो आ रहे हैं, यानी कि जो राउंड शेप है वो रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट है और जो येलो शेप है वो ग्रीन शेप के ऊपर डोमिनेंट है। तो अब इस क्रॉस को हम देखेंगे। तो उन्होंने फिर F1 को सेल्फ पॉलिनेट भी किया था और सेल्फ पॉलिनेट करके उन्होंने जो F2 देखा था उसमें उनको 4 अलग अलग क्लास मिले थे और ये F2 का जो रेशियो है वो ये रेशियो आया था। तो इसको हम अब देखेंगे आगे। तो ये उनका एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। उन्होंने जो पेरेंट को लिया, पेरेंट ये था राउंड और येलो, और उन्होंने जो दूसरा पेरेंट लिया वो था रिंकल्ड और ग्रीन। तो पेरेंट को उन्होंने एक पेरेंट को दिया था वो था राउंड और येलो, तो येलो चूँकि डोमिनेंट है तो उसके लिए Y इस्तेमाल किया गया और राउंड डोमिनेंट है उसके लिए R इस्तेमाल किया गया। तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम पे मौजूद है, यानी कि एक क्रोमोसोम का जोड़ा ये है, एक क्रोमोसोम का जोड़ा ये है। तो अगर एक पे राउंडनेस का जीन मौजूद है, दूसरे पे येलोनेस का जीन मौजूद है, तो ये 2 अलग अलग क्रोमोसोम है। तो यहाँ भी दोनों RR है तो ये RR लिया गया है, दोनों YY है तो YY लिया गया है। सेम वे में यहाँ पे रिंकल्ड और ग्रीन कलर मौजूद है। जब इनको इन्होंने क्रॉस बनाया तो इसको जो पहला पीढ़ी उनको मिला, पहला जो F1 जनरेशन मिला, वो सारे राउंड और येलो मिले। तो F1 जो आया उनमें सारे राउंड और येलो मिला। और जब उन्होंने F2 किया यानी कि उसका सेल्फिंग किया तो उनको इस तरह के रिज़ल्ट मिले। तो हम पहले उस फार्मूला के हिसाब से देखेंगे कि वो फार्मूला यहाँ फिट बैठ रहा है कि नहीं। यहाँ पे Y और R 2 एलील हैं, तो इससे जो गैमेट आएगा, गैमेट बनेगा, उसमें एक Y आएगा और एक R आएगा, क्योंकि आधा आधा हो जाएगा क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर, इसमें भी एक क्रोमोसोम, तो YR एक आया। इसी तरह से यहाँ पर जो है स्मॉल y और स्मॉल r आएगा। जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। मतलब ये जो कंडीशन है ये इस तरह का कंडीशन है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है उसमें एक में कैपिटल I जीन मौजूद है येलोनेस का, एक में ग्रीननेस का जीन मौजूद है। दूसरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है उसमें एक में कैपिटल R है, एक से स्मॉल r है। तो मेंडल के हिसाब से अब ये अगला जब गैमेट बनेगा तो ये पृथक होंगे, ये अलग अलग होंगे। अब जब अलग होंगे तो ये क्रोमोसोम एक तरफ जाएगा, ये एक तरफ जाएगा, ये भी एक तरफ जाएगा, ये एक तरफ जाएगा। पर इसके साथ इसमें से कौन सा आएगा, या इसके साथ ये आएगा या इसके साथ ये आएगा, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इसमें आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस या कोई प्रभाव नहीं डालते। तो कैपिटल Y के साथ कैपिटल R वाला क्रोमोसोम भी आ सकता है और स्मॉल r वाला क्रोमोसोम भी आ सकता है। इसी तरह से स्मॉल y वाले क्रोमोसोम के साथ कैपिटल R भी आ सकता है, स्मॉल r भी आ सकता है। तो किसी के साथ कोई भी आ सकता है जब सेपरेशन होगा। तो यहाँ पर मेरा जो होमोजाइगस जीन पेयर है वो 1 और 2 है, यानी कि n = है 2। तो मेरा नंबर ऑफ गैमेट्स कितना होना चाहिए, 2 to the power n, यानी कि 2 to the power 2, यानी कि 4 प्रकार के गैमेट होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो गैमेट बनते हैं वो 4 प्रकार के बनते हैं। एक जब कैपिटल Y के साथ कैपिटल R आएगा, एक जब कैपिटल Y के साथ स्मॉल r आएगा, स्मॉल y के साथ कैपिटल R आएगा और स्मॉल y के साथ स्मॉल r आएगा। तो ये 4 तरह के गैमेट बनते हैं। जो
परफेक्ट पॉपुलेशन साइज F2 में क्या होना चाहिए, 4 टू द पावर n, यानी कि 4 पर पावर 2 यानी कि 16। तो यहाँ हम देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौक 16, 16, 4 4 जा 16, 16 टाइप के इंडिविजुअल को स्टडी करना पड़ता है जो कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं। मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों का जब क्रॉस बनाएंगे तो इस टेबल पे 16 तरह के इंडिविजुअल बनते हैं। फिनोटाइप बोला गया है 2 टू द पावर n, यानी कि 2 पर पावर 2, 4 तरह के फिनोटाइप मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें जो फिनोटाइप मिल रहा है, येलो राउंड 1 2 3, ये येलो राउंड एक तरह का फिनोटाइप मिल रहा है, ग्रीन राउंड एक फिनोटाइप मिल रहा है, येलो रिंकल्ड एक फिनोटाइप मिल रहा है और ग्रीन रिंकल्ड एक फिनोटाइप मिल रहा है। तो ये एक तरह का फिनोटाइप, ये दूसरे तरह का फिनोटाइप, ये तीसरे तरह का फिनोटाइप और ये चौथे तरह का फिनोटाइप। तो ये 4 प्रकार के फिनोटिपिक क्लासेस मिलते हैं। तो 2 टू द पावर यानी 4, ये 4 फिनोटिपिक क्लासेस मिलते हैं। जीनोटाइप को आप काउंट करके देख सकते हैं कि कितने प्रकार का जीनोटाइप है। वो 3 टू द पावर n है, यानी कि 3 पर पावर 2 यानी कि 9। तो यहाँ पे 9 तरह के कॉम्बिनेशन मिलेंगे। मतलब ये जैसे एक कॉम्बिनेशन है कैपिटल वाई कैपिटल आई कैपिटल आर, ये है। एक कैपिटल आई स्मॉल वाई है तो ये एक अलग जीनोटाइप हो गया। यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये एक अलग जीनोटाइप हो गया। तो इस तरह के अगर आप इसको काउंट करके देखेंगे तो 9 तरह के जीनोटाइप्स इसमें मिलेंगे। तो ये मेंडल ने जो क्रॉस बनाया तो उनमें F2 में उनको ये रेशियो मिला। तो ये चूँकि 2 कैरेक्टर को लेके हम कर रहे हैं, 2 लक्षण को लेके हम कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो इसलिए ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि 2 लक्षण को लेके कर रहे हैं। तो 2 लक्षण को लेके करते हैं तो वो लक्षण इस तरह से अपने आप को प्रकट करते हैं और उनका जो रेशियो आता है वो रेशियो F2 में जो रेशियो आता है, मतलब ये जो 4 फिनोटिपिक क्लास मिल रहा है उनका रेशियो क्या आएगा, 9:3:3:1 आएगा। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो है वो राउंड है और येलो है। तो 9 राउंड येलो आ गए। राउंड ग्रीन को अगर आप देखेंगे तो ये और ये 3 राउंड ग्रीन आते हैं, तो 3 राउंड ग्रीन हो गए। रिंकल्ड ग्रीन जो है 1 2 3 ये आ जाता है, तो ये रिंकल्ड ग्रीन आ गया। और एक जो है ये रिंकल्ड येलो आ गया और एक जो है रिंकल्ड ग्रीन आ जाए। तो 9:3:3:1 रेशियो में आता है। तो F2 रेशियो जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं जिसमें 2 लक्षण में अंतर है और दोनों पूर्ण प्रभाविता शो करते हैं, मतलब वो येलो जो है ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है और राउंडनेस जो है, राउंड सीड जो है वो रिंकल्ड सीड के ऊपर डोमिनेंट है, तो F2 में ये रेशियो आएगा। यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अगर आप डायगोनली देखेंगे इसमें तो जो 4 कॉम्बिनेशंस इसमें दिख रहे हैं वो सब हेट्रोजाइगस हैं, मतलब दोनों जीन के लिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो डायगोनली हमेशा जो कॉम्बिनेशन आता है वो पूरा हेट्रोजाइगस वाला कॉम्बिनेशन रहता है जिसमें दोनों जीन के लिए वो हेट्रोजाइगस है। तो ये सिर्फ यहाँ डायगोनली ही आता है और आपको यहाँ पे कहीं वो नहीं मिलेगा। और जो टॉप कॉर्नर और बॉटम कॉर्नर पे जो रहते हैं ये दोनों कम्प्लीटली होमोजाइगस रहते हैं दोनों जीन के लिए। कैपिटल वाई के लिए भी कैपिटल वाई, कैपिटल आर, और यहाँ पर स्मॉल वाई, स्मॉल आर। तो ये दोनों शुद्ध किस्म के जो कॉम्बिनेशन है ये आपको ये दोनों कॉर्नर पे मिलेंगे और डायगोनली आपको सारे हेट्रोजाइगस मिलेंगे, बाकी जो है अलग कॉम्बिनेशन के मिलेंगे। तो एक जीनोटाइप ये हो गया, एक जीनोटाइप ये हो गया, एक जीनोटाइप ये हो गया। इसी तरह से अगर आप और जीनोटाइप काउंट करेंगे तो आपको 9 तरह के जीनोटाइप मिलेंगे। और ये टोटल जो है पॉपुलेशन साइज़ है 16 में से 9 ये एक टाइप का, 9 ये 3 ये टाइप का, 3 ये टाइप का और 1 ये टाइप का। तो F2 रेशियो जो आता है वो 9:3:3:1 आता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने अपना चौथा लॉ दिया जिसको कि हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक बार पिछला साइड में जाएंगे। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये बोलता है कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो जैसा हम देख रहे थे कि कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आएगा या कैपिटल आर आएगा, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, बिल्कुल स्वतंत्र है। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आना, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आना, ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ असॉर्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ असाइन होते हैं। इसमें कोई कंट्रोल नहीं है कि हाँ
ये डोमिनेंट है तो ये डोमिनेंट को इन्फ्लुएंस करेगा कि डोमिनेंट वाला ही मेरे साथ आए, या ये रेसेसिव है तो इसके साथ रेसेसिव वाला ही जाएगा। अगर ऐसा होता है, अगर इस तरह का चीज़ होता है तो मतलब अगर ये इन्फ्लुएंस करता तो स्मॉल आर स्मॉल वाई की संख्या स्मॉल वाई और कैपिटल आर से ज़्यादा होती, क्योंकि दोनों रेसेसिव एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। अगर कैपिटल वाई कैपिटल आर को इन्फ्लुएंस करता है या कैपिटल आर कैपिटल वाई को इन्फ्लुएंस करता है कि ये दोनों एक साथ आए, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है और कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, अगर ऐसा होता कि ये डोमिनेंट वाला क्रोमोसोम इस डोमिनेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ये दोनों एक साथ में आए, तो इस दो टाइप वाले गैमेट्स ज़्यादा मिलते हैं, तो पॉपुलेशन में भी हमें ये वाला कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलता। लेकिन ऐसा नहीं मिलता है, जो इस टेबल से एक्सप्लेन होता है जितना उसी तरह का मिलता है। मतलब ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कौन किसके साथ जाएगा वो स्वतंत्र है। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, तो सब कॉम्बिनेशन जो है लगभग बराबर बराबर मिलते हैं। तो जो गैमेट्स का परसेंटेज है, 4 तरह के गैमेट मिल रहा है, तो अगर हम 100 गैमेट देख रहे हैं तो 100 गैमेट्स में सब जो है लगभग बराबर मिलेंगे, 25% मिलेंगे। तो गैमेट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो लगभग बराबर मिलता है। और इस नियम को, ये जो मेंडल ने नियम दिया, उसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, यानी कि कौन किसके साथ जाएगा वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए मेंडल ने अपना जो चौथा नियम, 4th पोस्टुलेट जो उन्होंने दिया था, वो ये दिया कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो सेग्रीगेटिंग पेयर मतलब जो सेग्रीगेट हो रहा है, मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी सेग्रीगेट हो रहा है, ये भी सेग्रीगेट हो रहा है, ये अलग अलग होगा, ये अलग अलग हो जाएगा। तो सेग्रीगेटिंग पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स, मतलब एक कैरेक्टर के जो अलग अलग फैक्टर्स हैं वो जब सेग्रीगेट होंगे तो दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब किसके साथ कौन आएगा वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली होता है। तो इसके साथ ये भी आ सकता है, इसके साथ ये भी आ सकता है, तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। तो एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन सेग्रीगेट और एज वी समटाइम्स से असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो ये मेंडल का चौथा लॉ है, जो कि डाई हाइब्रिड रेशियो के आधार पर आता है कि जब सेग्रीगेशन होता है और उनका असॉर्टमेंट किसके साथ कौन आएगा, कॉम्बिनेशन जब बैठता है वो इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर है। तो ये मेंडल का चौथा लॉ है। अब हम देखेंगे कि मेंडल के रीजंस ऑफ सक्सेस, मेंडल क्यों सक्सेसफुल हुए, मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए वो क्यों सक्सेसफुल हुए। उसमें जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये अगर पूछता है, मान लीजिए मैं एक डाई हाइब्रिड क्रॉस बना रहा हूँ, ए और बी, मतलब 2 हेट्रोजाइगस है, ऐसा लेके अगर मैं क्रॉस बना रहा हूँ तो इसमें कौन से कॉम्बिनेशन के कितने आएंगे F2 में, उसको ये हमेशा ऐसा बोर्ड बना, क्रॉस चेकर बोर्ड बना करके, यानी कि पुनेट स्क्वायर बना करके ही देखने का ज़रूरत नहीं है। उसको एक दूसरा तरीका है जिससे उससे भी आप देख सकते हैं, जिसको फोर्क लाइन मेथड बोलते हैं। तो अगर मैं 2 लक्षण को लेता हूँ, मान लीजिए एक टॉल और ड्वार्फ, दूसरा लक्षण मैं ले लिया येलो और ग्रीन। तो इसको बनाने का एक दूसरा तरीका है, तो टॉल ड्वार्फ को अगर हम अलग अलग देखें, इसको अलग देखें, तो ये में टॉल ड्वार्फ के ऊपर प्रभावी है, तो इनका F2 रेशियो जो है वो 3 और 1 आता है। और येलो ग्रीन में येलो ग्रीन के ऊपर प्रभावी है, तो येलो और ग्रीन का रेशियो भी आपस में 3:1 आता है। अगर इसका कॉम्बिनेशन मुझे बनाना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस बना रहे हैं, तो जो F2 है उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि टॉल और येलो ये फिनोटाइप वाले कितने मिलेंगे। तो 9 ऐसे मिलेंगे जो टॉल और येलो होंगे। मैं अगर ये देखना चाहता हूँ कि टॉल ग्रीन ये कॉम्बिनेशन कितना मिलेगा, इसी तरह से ड्वार्फ येलो कितना मिलेगा, तो हम सिंपली उसके जो रेशियो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो 9:3:3:1 ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे गैमेट बना करके और फिर वो पुनेट स्क्वायर यानी कि ये वाला बोर्ड ऐसा बना करके देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा यहाँ से बता सकता हूँ। इसमें मैं अगर बढ़ाना चाहूँ तो और भी बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं 3 कैरेक्टर एक साथ लूँ तो वो भी मैं करके देख सकता हूँ। मान लीजिए मैं एक लक्षण और ले लिया, एक है पर्पल फ्लावर और एक है वाइट फ्लावर। तो पर्पल वाइट के ऊपर डोमिनेंट है। यहाँ जो ध्यान देंगे वो ये है कि सारे डोमिनेंट एक साथ रखे हैं और रिसेसिव को एक साथ रखे हैं। तो पर्पल और वाइट, मान लीजिए पर्पल और वाइट, पर्पल और वाइट। तो पर्पल वाइट इसमें भी आपस में 3:1 का रेशियो है। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि मुझे टॉल येलो पर्पल कितने मिलेंगे जब मैं F2 करूँगा, अब मैं 3 कैरेक्टर लेके क्रॉस बना रहा हूँ तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो गया, त्रिशंकर ट्राई हाइब्रिड। जब मैं ट्राई हाइब्रिड बना रहा हूँ उसका अगर F2 को देखूँगा तो F2 में मुझे ये कॉम्बिनेशन कितना मिलेगा जो टॉल येलो पर्पल होगा, मतलब टॉल प्लांट, येलो सीड और पर्पल का अगर फ्लावर। तो सिमिलरली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 3 × 3 27। अगर मैं देखना चाहूँ कि मुझे टॉल ग्रीन वाइट कितने मिलेंगे तो 3 × 1 × 1 3 ऐसा मिलेगा। अगर मैं टॉल ग्रीन पर्पल देखना चाहूँ तो 3:1 × 3 यानी कि 9। तो इस तरह से मैं कितना भी कॉम्बिनेशन बना के निकाल सकता हूँ कि मेरा जो F2 आएगा उसमें वो कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, मतलब टॉल येलो पर्पल, टॉल ग्रीन पर्पल, टॉल ग्रीन वाइट, तो 3 × 1 × 1 यानी कि 3। तो ऐसा मैं यहीं से बता सकता हूँ। और इसमें एक और ब्यूटी इस सिस्टम का ये है कि मैं इसमें बढ़ाते रह सकता हूँ। इसमें फिर मैं और बढ़ा सकता हूँ, 4 कैरेक्टर भी ले सकता हूँ। और उसमें F2 का रेशियो क्या आएगा वो इसमें मैं देख सकता हूँ, 27:3:9:3:2 ऐसा करके यहाँ पे रेशियो आएगा। तो फिनोटिपिक क्लास कितना आएगा वो भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ, जीनोटाइप्स कितने आएंगे और टोटल पॉपुलेशन कितना आएगा। इसको अगर मैं ऐड करूँगा, यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे ऐड करूँगा इसको, तो टोटल पॉपुलेशन साइज़ यानी कि F2 साइज़ मुझे कितना देखना चाहिए जिसको मैं 4⁴n से निकालता हूँ वो भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो इस मेथड को बोलते हैं फॉर्क लाइन मेथड, यानी कि ऐसा फॉर्क हो रहा है। फॉर्क मतलब जहाँ ऐसा 2 फाड़ ऐसा हो जाता है, तो ये फॉर्क हो रहा है। तो ये फॉर्क लाइन मेथड, यहाँ पे फॉर्क कर करके इसको निकालते हैं तो इसको फॉर्क लाइन मेथड बोलते हैं। तो या तो आप इस तरह से बोर्ड बना के देख सकते हैं, इस तरह का स्क्वायर बना करके जिसको पुनेट स्क्वायर कहा जाता है, या तो इससे देख सकते हैं या आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसमें आपको गैमेट बनाने की और उसमें कौन सा किसके साथ कौन आ रहा है वो कॉम्बिनेशन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। जैसे टॉल येलो पर्पल है तो ये तीनों डोमिनेंट कलर है, तो टॉल येलो पर्पल, ये इसका जीनोटाइप जो है कम से कम ये तो होगा ही। अब बाकी जो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है वहाँ पे हो सकता है कैपिटल T हो या स्मॉल t हो, कोई भी हो। यहाँ पे कैपिटल Y भी हो सकता है, स्मॉल y भी हो सकता है, इसमें कैपिटल P भी हो सकता है, स्मॉल p भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक डोमिनेंट जीन तो होगा जिसकी वजह से ये आएगा। तो इसको दिखाने के लिए हम ऐसा लिख करके भी छोड़ देते हैं कि TYP, बाकी जो है वो जो भी होगा कैरेक्टर वही आएगा। कैपिटल T भी आ जाए तो टॉल ही रहेगा, कैपिटल Y भी आ जाए तो येलो ही रहेगा, कैपिटल P भी आ जाए तो पर्पल ही रहेगा। अब हम मेंडल के रीजंस ऑफ सक्सेस देखते हैं कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए उसमें उनको सक्सेस क्यों मिला। तो एक्सपेरिमेंट्स जो है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किए थे, उसको सिस्टमेटिक तौर पे लगाया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट को, और उसने उनको केयरफुली उन्होंने किया। यानी केयर वहाँ कहाँ पे केयर उन्होंने किया, जब क्रॉस बना रहे हैं तो एक पेरेंट से पॉलन ला के दूसरे फ्लावर के ऊपर उससे निषेचित करा रहे हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं पी जो है एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, यानी कि स्वनिषेचित किस्म का पौधा है। इसमें फ्लावर जो है थोड़ा बंद टाइप का रहता है और खुलता नहीं है, और अंदर ही अंदर उसके पॉलन से उसके स्टिग्मा पे जाके पॉलन गिर जाता है और उसका निषेचन हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो काम किया वो है कि जब फ्लावर इमैच्योर है तब उसमें से जो मेल पार्ट है, यानी कि एंथर जहाँ पे
पुंकेसर जहाँ पे पराग बनते हैं उसको उन्होंने हटा दिया फ्लावर को। उसको हम बोलते हैं ईमैस्कुलेशन करना, यानी कि उसका जो मेल पार्ट है उसको हटा देना, यानी कि एंथर्स को हटा देना। तो उन्होंने ईमैस्कुलेशन किया और दूसरे फ्लावर जिसमें से उनको क्रॉस बनाना था, यानी कि मान लीजिए टॉल और ड्वार्फ का वो क्रॉस बना रहे हैं, टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस बना रहे हैं, तो यहाँ से अगर पॉलन ला रहे हैं और इसके ऊपर डाल रहे हैं इस फ्लावर में, तो इस फ्लावर के जिस फ्लावर में क्रॉस बना रहे हैं उस फ्लावर के मेल पार्ट को पहले उन्होंने हटा दिया ताकि स्वनिषेचन ना हो जाए। तो ये प्रोसेस को इमैस्कुलेशन करना और उसके बाद जो हम पॉलन ला के, परागकण ला के इसके फ्लावर में डालते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन करना। तो उन्होंने इमैस्कुलेशन और पॉलिनेशन का जो काम है वो बहुत केयरफुली किया। नहीं तो क्या होगा कि अगर ठीक से नहीं करेंगे तो हम यहाँ से पॉलन ला के यहाँ पे डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ इमैस्कुलेशन जो है वो मैं ठीक से नहीं किया हूँ, तो हो सकता है कि वो स्वनिषेचित हो गया हो, मुझे पता नहीं है। और स्वनिषेचित हो गया और जो रिज़ल्ट आया, मैं सोच रहा हूँ कि क्रॉसिंग से आया है, लेकिन वो अब स्वनिषेचन से ही, सेल्फिंग से ही आ गया है रिज़ल्ट। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इन्होंने केयरफुली बहुत उस एक्सपेरिमेंट को किया। इसमें एक चीज़ और है, जब हम ऐसा क्रॉस बनाते हैं तो जो लेफ़्ट में जिसको लिखते हैं वो ट्रेडिशनली, ऐसा कोई ये नहीं है, पर ट्रेडिशनली एक जो परंपरा बनी हुई है उसके हिसाब से इसको हमेशा फीमेल लिया जाता है और इसको हमेशा मेल लिया जाता है। यानी कि जो मेल जिसको लिया गया है उसको दाएं तरफ लिखा जाता है और जो फीमेल लिया गया है उसको बाएं तरफ लिखा जाता है। तो अगर एक टॉल वर्सेस इनटू ड्वार्फ क्रॉस ऐसा लिख रहे हैं, मतलब टॉल वाले प्लांट को फीमेल लिया गया है और ड्वार्फ वाले प्लांट को मेल लिया गया है। मेंडल ने इसका उल्टा भी करके देखा था कि इधर ड्वार्फ ले लिया और इधर टॉल ले लिया, मतलब अब ये जो है इसको इन्होंने मेल लिया और इसको इन्होंने फीमेल लिया। तो ऐसा क्रॉस जो है वो इसका उल्टा है, तो इसको रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं, रेसिप्रोकल्स। तो उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस भी बना के देखा, उसमें भी उनको कोई डिफरेंस नहीं मिला। तो यहाँ पर ये फीमेल है, ये मेल है। तो ये एक ट्रेडिशनली, एक परंपरा के तौर पर ऐसा लिखा जाता है। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए वो बहुत केयरफुली उन्होंने किए। चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट मटेरियल उनका बहुत अच्छा था। उन्होंने ऐसा पौधे को चूज़ किया था जो एनुअल पौधा था, तो 1 साल में उसका क्रॉस वगैरह उसकी लाइफ साइकिल पूरी होती थी, तो उससे अगली पीढ़ी जो है जल्दी मिल जाती थी। और पौधा जो है वो स्वनिषेचित वाला पौधा था, तो उसमें पर परागन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन का चांस नेचुरली नहीं था। उन्होंने खुद कराया तो कराया, नेचुरली अपने आप क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए वैसा उसमें नहीं था। फ्लावर्स, उसमें जो कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे वो कैरेक्टर्स बहुत क्लियर कट कैरेक्टर्स से, वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स से, मतलब कि एक लंबा तो एक बौना, एक आपका फ्लावर कलर पर्पल तो एक वाइट, बहुत जो कैरेक्टर्स उन्होंने लिए उसके जो अल्टरनेट फॉर्म्स उन्होंने लिए उसमें बहुत क्लियर कट डिफरेंसेस था। और उन्होंने एक कैरेक्टर को एट ए टाइम स्टडी किया। उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लेकर के भीड़ नहीं बढ़ाया। उन्होंने जब क्रॉस बनाया तो ये पहले मोनोहाइब्रिड बनाया, हर तरह का मोनोहाइब्रिड बनाया, फिर डाई हाइब्रिड बनाया। तो एक कैरेक्टर को एट ए टाइम वो स्टडी किए थे। कैरेक्टर्स जो है वो सिंपल कैरेक्टर्स थे, वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स थे। और कैरेक्टर्स क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस शो करते थे। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस का मतलब उसमें क्लियर कट क्लास आता था, क्लियर कट उसमें टॉल ड्वार्फ क्लियर कट उनको दिखता था, उसमें कोई मिक्सचर नहीं आता था। और कैरेक्टर्स जो है वो सिंगल जीन या सिंगल फैक्टर से कंट्रोल थे। अगर एक से ज़्यादा से कंट्रोल होते तो शायद उनको ये रिज़ल्ट नहीं मिलता, पर उन्होंने जो किया उसमें सिंगल कैरेक्टर से उन्होंने कैरेक्टर वाले उनको जीन मिले। और तो ये उनका सबसे, तो जो ग्रेटेस्ट उनका इनोवेशन था, उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो है कि उन्होंने प्रोजनी को काउंट किया। मतलब उसको काउंट करके उन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल लगा करके उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया, जो कि पहले किसी ने नहीं किया था। तो उनका जो रीजन्स ऑफ सक्सेस है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है, जो कि बाकी से उनको अलग करता है। ये जो स्लाइड हम देख रहे हैं ये मेंडल का एक नियम जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका अपवाद है। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि जब हम 2 पेरेंट्स को लेकर क्रॉस बनाते हैं जिसमें ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो जो F1 आता है उसमें एक कैरेक्टर जो है प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि यहाँ पर रेड और वाइट को जब क्रॉस बनाया गया
तो जो F1 आया ये सारे पिंक आ गए, मतलब ना तो रेड आया ना वाइट आया, मतलब इन दोनों पेरेंट्स का एक मिला जुला असर इसमें आया। ऐसी स्थिति जो है ये डोमिनेंस के लॉ जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका अपवाद है एक तरह से। तो ये जो इस तरह का कंडीशन है वो हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब कोई भी लक्षण एक लक्षण दूसरे के ऊपर संपूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, ना तो ये इसके ऊपर प्रभावी पूरी तरह से, ना ये इसके ऊपर है, तो पिंक आता है। और इसको जब हम फिर से सेल्फिंग करते हैं, सेल्फिंग करने के बाद जो हमको कॉम्बिनेशन मिलता है वो एक वाइट, 2 पिंक और एक जो है वो रेड मिलता है, यानी कि जो रेशियो आता है वो 1:2:1 आता है। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो F2 में दोनों ही 1:1 आता है। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि F2 का जो फिनोटाइप का रेशियो होता है वो 3:1 होता है, लेकिन यहाँ पर ये चेंज होकर के 1:2:1 हो गया है। और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 ही है, तो इस केस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में दोनों ही 1:2:1 होता है। और को डोमिनेंस, जहाँ पर कि दोनों लक्षण जो है वो समान रूप से प्रभावी हैं, यानी कि दोनों ही प्रकट होते हैं, जैसे रेड कैटल और वाइट कैटल को किया गया या येलो को बोलेंगे इसको लेके किया गया, तो जो पीढ़ी है उसमें दोनों लक्षण प्रकट हो रहे हैं, रेड भी प्रकट हो रहा है और वाइट भी प्रकट हो रहा है, ना तो ये इसके ऊपर दोनों ही अपने आप के लक्षण को प्रकट कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि दोनों लक्षण बराबर रूप से प्रभावी हैं, तो इसको को डोमिनेंस बोलते हैं, यानी कि दोनों ही डोमिनेंट है। तो इस केस में भी जो रेशियो है वो F2 रेशियो वो चेंज होकर के 1:2:1 हो जाता है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप, यानी कि जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, ये दोनों रेशियो ही 1:2:1 हो जाता है, वो चाहे को डोमिनेंस का केस हो या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस हो। और इसका एक एग्जांपल अच्छा है को डोमिनेंस का, जिस ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, जहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है और नॉर्मली हम देखते हैं कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। तो ए और बी दोनों ही को डोमिनेंस शो करता है। जिस इंडिविजुअल में ए जीन भी है, बी जीन भी है, तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी हो जाता है। तो ये थे आपके मेंडल के नियम, मेंडल के बनाए हुए अलग अलग क्रॉस और उसके लॉ ऑफ डोमिनेंस के 2 अपवाद।